हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप कक्षा 11 वैज्ञानिक वर्ग को पास करके कक्षा 12 में आए हैं, इसमें हमारी तरफ से सभी छात्रों को शुभकामनाएं। आइए भौतिक विज्ञान के प्रथम लेसन स्थिर वैद्युतिकी अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, उसमें अगर हम पहला टॉपिक लें वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश, नाम आते ही आपके माइंड में आता होगा विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है? एक जनरल वे में समझिए, जो आपके पास एनर्जी है और एनर्जी अर्थात ऊर्जा है, वह एक प्रकार का वैद्युत आवेश होता है। इसके लिए जैसे कुछ प्रयोग हैं, कुछ पदार्थ जैसे अंबर, कांच, गंधक, आग्नेय इत्यादि पर उन से जब हम रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी गुण को हम कहते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश जो भी पदार्थ या वस्तु प्राप्त करता है या उसके अंदर आता है, उस को हम कहते हैं वैद्युतमय। वह पदार्थ आपका हो जाता है वैद्युतमय। वैद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। इसके लिए जब हम कांच की छड़ पर रेशम से यदि रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ पर आवेश उत्पन्न होता है वह धनावेश होता है, और रेशम पे जो उत्पन्न होता है वह ऋण आवेश होता है। इसके लिए यदि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पे अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर देखा जाए, तो जब हम कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे रेशम की छड़ पर चले जाते हैं। अर्थात कांच की छड़ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अतः इस पर धनावेश की संख्या बढ़ती है, इसलिए इस पर धनावेश पाया जाता है। और रेशम की छड़ मुक्त इलेक्ट्रॉनों को लिया है अपने पास, अतः उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इसलिए उस पर ऋण आवेश होता है। अतः आवेश दो प्रकार के हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश जिस पर प्रोटॉन्स अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, दाता होता है। दाता अर्थात देने वाला ही दाता कहलाता है, जिस पर धनावेश होता है, और जो लेता है मुक्त इलेक्ट्रॉन को वह ग्राही कहलाता है, वह उस पर ऋण आवेश कहलाता है। अतः आवेश दो प्रकार के हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर हम देखें। इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों तरफ कोई भी आवेश, जैसे मान लीजिए कोई प्लस आवेश हमने लिया, तो इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा फील्ड जिस पर कोई हम अनावेशित कणों को, चाहे वह प्लस आवेश ले जाए चाहे वह माइनस आवेश ले जाए, तो उस पर उसका प्रभाव पड़े, अर्थात उस पर वैद्युत बल का अनुभव हो, तो उसी क्षेत्र को ही हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह एरिया
जिसमें अन्य आवेशित कण को ले जाने पर उस पर उसका प्रभाव पड़े, अर्थात वैद्युत बल का वह अनुभव करे, तो उसी को क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के बाद अगर वैद्युत क्षेत्र में देखें, अगर आवेश पे ही आप देख रहे हैं, यदि दो धनावेश है तो उनके बीच जो है जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल होगा। अगर भिन्न आवेश है प्लस और माइनस, तो उनके बीच जो है आकर्षण बल लगता है। वैद्युत बल के बाद हम वैद्युत क्षेत्र की बात किए। वैद्युत क्षेत्र भी एक प्रकार की सदिश राशि होती है, इसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। अब आइए हम वैद्युत क्षेत्र में ही एक वैद्युत जो क्षेत्र निर्माण होता है वो वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा होता है। वैद्युत बल रेखा क्या है? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक निष्कोण वक्र, ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर कोई भी स्वतंत्र धन एकक आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, उन रेखाओं को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं, जो धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की तरफ चलती है। वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर मुक्त रूप से एक धनावेश गति कर सकता है। किसी भी पॉइंट पर यदि इस पर कोई स्पर्श रेखा खींचे तो वह स्पर्श रेखा उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की तरफ चलती हैं। वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वह उस आवेश के समानुपाती, जितनी आवेश होगा उसी के अनुरूप आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं में अगर एग्जांपल एक से देखा जाए, अगर दो ए प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू समान आवेश है तो यहां से अगर तीन वैद्युत बल रेखाएं निकली हैं तो वो तीनों माइनस में प्रवेश करता है। अगर मान लीजिए प्लस 2q आवेश है और ये माइनस q आवेश है तो यहाँ पे अगर 6 जो निकल रही हैं, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं 6 निकल रही हैं, तो उसमें जो प्रवेश करेंगी वह 3 ही प्रवेश करेंगे, क्योंकि इसका परिमाण इसका दुगना है। अगर इसमें 6 वैद्युत बल रेखाओं का निर्माण हो रहा है तो उसमें 3 पहुंचेंगे और 3 नहीं पहुंचेंगे। तो वैद्युत बल रेखाओं की बात जब हम लोग करेंगे तो देखिए जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकली है, ऋण आवेश में प्रवेश की। वैद्युत बल रेखाएं एक बंद पाथ का निर्माण नहीं करती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे, कोई मैग्नेट ले लीजिए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बना हुआ है, तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती बंद वक्र बनाती है, लेकिन इसमें बंद वक्र नहीं बनाती। एक वैज्ञानिक गास के अनुसार जो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वह q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर मान लीजिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट देंगी तो यहाँ पे दो स्पर्शी होगी, जिसमें एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, जो कभी संभव नहीं होती है। इसके बाद अगर हम देखें वैद्युत बल रेखाओं में ही, यहाँ पे देखिए आप वैद्युत बल रेखाएं यहाँ दिखाया जा रहा है, वो आवेश उसकी संख्या उस आवेश के परिमाण के अनुपाती होता है। दो वैद्युत बल रेखाएं दूसरे को कभी काटेंगी क्योंकि वहां पे एक बिंदु पर दो दिशाओं का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद अगर हम देखें कोई भी चालक ले लिया जाए तो चालक के बाहर तो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, लेकिन जैसे कोई चालक ले जाए, गोला ले लिया जाए तो यहाँ आपको वैद्युत बल रेखाएं मिलेगी, लेकिन इसके अंदर वैद्युत बल रेखाएं नहीं होती, ये बाहर की तरफ निकलेगी, अंदर नहीं होती, बाहर वैद्युत बल रेखाएं होंगी। इसी तरह अनंत लंबाई का चादर में तो इस पर जो वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं वह ठीक उस पृष्ठ के लंबवत, इसमें भी वो लंबवत उस पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करती है। वैद्युत अगर समपृष्ठ विभव की बात करें, ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसी को कहते हैं समपृष्ठ विभव।
इसमें एक बिंदु यहाँ है बी, यहाँ दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर की बात करेंगे शून्य होगा। यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे विभव को समपृष्ठ विभव कहते हैं। समपृष्ठ विभव वाले पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं जब भी प्रवेश करती है ठीक उसके लंबवत होने के कारण दो समपृष्ठ विभव ने तो एक दूसरे को काटती हुई, क्योंकि दो लंबवत रेखाएं संभव नहीं होती। इसके बाद अगर हम देखें समबाहु त्रिभुज, अगर समबाहु त्रिभुज हम ले लेते हैं उस पे कोनों पर क्यू आवेश रखे जाए तो उसमें वैद्युत बल रेखाओं की जो नेचर आकृति होती है वो इस तरह का बनता है। जब वैद्युत बल रेखाओं की बात करिए तब आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। Q नॉट परीक्षण आवेश। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, यदि उस पर एकांक परीक्षण आवेश को लाया जाए तो उस पर जो इस वैद्युत बल लगेगा, ये वैद्युत जो बल लगता है उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। इसका वेक्टर रूप में देखा जाए तो E वेक्टर बड़ा हो जाएगा F वेक्टर अपॉन Q नॉट। इसकी यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करिए आप तो न्यूटन प्रति कूलम। इसका जो मात्रक हो जाएगा वह न्यूटन प्रति कूलम होगा। इसके बाद कूलम आवेश का मात्रक होता है। इस पर एक महान वैज्ञानिक आया जो वैद्युतिकी में एक महान तालिका बचाया, उसका नाम है कूलम। कूलम का नियम, कूलम ने ही वैद्युत बल को डिफाइन किया अच्छी तरह से। कूलम के नियम के अनुसार जब दो आवेशित कण Q1 व Q1 आवेश और Q2 आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाए, अल्प कहने का अर्थ होता है कि एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं, इनके बीच की दूरी सपोज कर दीजिए मान लिया जाए r है, तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल हो वह चाहे आकर्षण बल हो चाहे वह प्रतिकर्षण हो, उस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से समीकरण 1 और 2 से देखें तो यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आप जानते हैं प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट चाहिए, वह कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब किसी माध्यम में रखते हैं तो आप K का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां K क्या है, माध्यम का परवलयिक। निर्वात और वायु के लिए K की वैल्यू 1, लेकिन अन्य सभी ठोस चालकों के लिए K का मान 1 से बड़ा। इसमें अपसाइड 0 निर्वात की वैल्यूशीलता होती है, 4 पाई आप कांस्टेंट जानते ही हैं। इनका जो रिसर्च किया हुआ वैल्यू है, प्रैक्टिकली वैल्यू होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इसके ये था आपका कूलम का नियम। कूलम के नियम के अनुसार अगर पहले आवेश से दूसरे पर या दूसरे आवेश से पहले पर बल की बात करते हैं तब वो होता है आपका कूलम का वेक्टर रूप जो होगा वह इस तरह से होगा Q2 के कारण Q1 पर बल। अब देखिए Q2 यहाँ आवेश है और यहाँ Q1 है, Q2 से Q1 पे आप एक बल हो रहा है तो उसको डिफाइन करते हैं F12। अगर Q1 से Q2 पकड़ेंगे तो यह हो जाएगा F21। तो ये जो बल होगा F12 Q2 के द्वारा Q1 में, तो ये जो बल होता है ये 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
बाई R12 का स्क्वायर। अब R12 का स्क्वायर है, यदि इसका वेक्टर फॉर्म दिया जा रहा है तो इकाई सदिश का मल्टीप्लाई, किसी भी राशि में अगर इकाई सदिश का मल्टीप्लाई करते हैं तो वह वेक्टर रूप में आ जाता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी F12 के लिए R12 स्क्वायर इंटू R12 का यह जो इकाई सदिश होगी। इसी तरह से Q1 से Q2 पर आपको आरोपित किया जाए तो इसको हम लोग कहेंगे यह Q1 वेक्टर, ये वैल्यू आपको दिखाई देगा तो इसमें इकाई सदिश हो जाएगा R21 का, ये वैल्यू तो है। इसी पर एक मेथड बनाया गया, एक नियम है, बाहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन का अर्थ होता है यदि कोई भी निकाय यंत्र सिस्टम, कोई भी निकाय या यंत्र हो या सिस्टम हो जो कई आवेशों से मिलकर बना है, Q1 Q2 Q3 Q4 आफ्टर सो ऑन टू Q1, बहुत से इसमें आवेश रखे गए हैं। तो इन आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर जो वैद्युत बल लगेंगे उन बलों का जो सदिश योग होगा उसके परिणामी के बराबर होता है। यही है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, जैसा हमने दिखाया है अपने नोट्स में। ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपके, ये नोट्स होगा आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल इकाई सदिश के साथ वेक्टर फॉर्म है, और ये Q3 के द्वारा Q1 पर, Q4 के द्वारा Q1 पर, इसी प्रकार से Q1 के द्वारा Q1 पे लगा हुआ फोर्स, ये इक्वेशंस प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद जब ये इक्वेशंस है इनको जब हम एक दूसरे से ऐड कर देंगे तो रिजल्ट फोर्स वेक्टर प्राप्त होगा, अर्थात F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर आफ्टर सो ऑन टू F1 वेक्टर। इसमें अगर वैद्युत बल का मान दें कूलाम के नियम के अनुसार तो उसमें ये कॉमन हो जाएगा 1/4πε0, तो बचेगा ये वैल्यू आपकी। ये जो फॉर्म आ रहा है ये उसका रिजल्ट फोर्स होगा जो F1 से अन्य सभी आवेशों के द्वारा आपेक्षिक बल है। उस आपेक्षिक बल का परिणामी इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसके बाद इसी सिद्धांत पे आप दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे Q2 पर Q1 के द्वारा, Q2 पर Q3 के द्वारा, इस तरह से आपके स्वयं हम वैल्यू को दे सकते। अब हम अभी टॉपिक हमारी बनती है किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। या उससे पहले मान लीजिए स्क्रीन पे आ चुका है सतत आवेश वितरण। इससे पहले एक है किसी भी बिंदु, जैसे कोई भी आवेश हमने रखा, इस आवेश के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इससे मान लीजिए कोई बिंदु ले लिया जाए r दूरी पर, वहां पे एक आवेश रखा जाए Q0, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो एक पॉइंट है, इस पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी जिसकी हम लोग गणना करना चाह रहे हैं, वह E है। तो E की वैल्यू जो होगी F1Q0, चूंकि F का मान कूलाम के नियम से जानते हैं 1/4πε0 Q1 अर्थात Q0/r²। जब इस वैल्यू को इंक्लूड करा जाए, यहाँ पे पुट किया जाए तो 1/4πε0 Q0/r² बटे, ये वैल्यू आपकी पहले से है Q0 कैंसिल, तो ये मान आपको मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये होगा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगली टॉपिक हमारी है सतत आवेश वितरण। किसी भी पृष्ठ पर कोई भी वस्तु ले लें, उसके पृष्ठ पर यदि आवेश को समान रूप से फैलाया जाए तो उसी वितरण को ही कहते हैं सतत आवेश वितरण। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होगा, रेखीय, क्षेत्रीय और आयत, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। इसमें अगर पहले टॉपिक देखें रेखीय आवेश वितरण, तो कोई भी जैसे क्षण ले लीजिए आप,
इस पर कोई आवेश दीजिए वह समान रूप से लंबाई के अनुदिश फैल जाए। तो ऐसे आवेश वितरण को सतत आवेश वितरण कहेंगे। यदि इसमें चूंकि सतत आवेश के वितरण में सतत आवेश वितरण या रेखीय वितरण का घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L। एकांक लंबाई का कोई छड़ लिया जाए, उसमें आवेश को समान रूप से जो हम फैलाते हैं, वितरित करते हैं, उसी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। इसी तरह से क्षेत्रीय आवेश वितरण में होगा, जब उसके पृष्ठ पर क्षेत्रफल पे आवेश को समान रूप से वितरित किया जाए, समान रूप से आवेश उस पर वितरित हो, तो इसे कहेंगे क्षेत्रीय आवेश वितरण कहेंगे। इसमें भी क्षेत्रीय आवेश वितरण में यदि हम पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें तो सिग्मा Q/A, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो आवेश का वितरण होगा समान, उसे कहते हैं हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व। थर्ड पॉइंट होगा आपका आयतन आवेश वितरण। जब कोई घनाकार वस्तु ले लें जिसमें 3 डायमेंशन आ जाए, लंबाई आ जाए, चौड़ाई आ जाए और ऊंचाई आ जाए, अर्थात उसके आयतन में समान रूप से आवेश को वितरित किया जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे आयतन आवेश वितरण। उसी तरह से सिमिलर आयतन आवेश वितरण का घनत्व ρ हो जाएगा Q/V। एकांक आयतन में जो आवेश समान रूप से वितरित हो उसे कहेंगे आयतन आवेश घनत्व। इसका मतलब हो जाएगा कूलम प्रति घन मीटर। जब आप इतनी आप बात कर लेते हैं तो अब आप आता है ये टॉपिक, देखिए आपको हमने बता दिया है पहले ही। एक बिंदु पर आवेश का आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले फॉर्मूला आप जानते हैं, E = Q0। कूलम के नियम से फोर्स का मान निकाल के यहाँ रखिए, Q0 कैंसिल होगा, जो वैल्यू आपकी आ जाएगी रिजल्ट E = 1/4πε0K × Q/R²। अब अगली टॉपिक हमारी होगी इलेक्ट्रिक डायपोल। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है आपके सामने, वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डायपोल जो होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव जिसमें 2 ध्रुव अर्थात 2 समान व विपरीत आवेशित कण को -Q आवेश और +Q आवेश कण को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने से जो आपका निकाय बन जाए, यंत्र बन जाए, उसी का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में -Q और +Q आवेश है और इनके बीच की दूरी 2L है। तो इन -+Q आवेश की जगह उस पे जो बलून लगेगा, रोटेट करेगा, घुमाव होगा, उसे कहते हैं बलून का आघूर्ण। इसे डिफाइन करते हैं P का मान उसके एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर, अर्थात P = 2QL। Q आवेश L लंबाई, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर। इसका मात्रक जो यूनिट होगी कूलम मीटर, इसकी जो दिशा होगी वह माइनस आवेश से प्लस आवेश। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जैसे वैद्युत द्विध्रुव देखिए सब वैद्युत द्विध्रुव जैसा बिहेव करते हैं, HCl हो या HBr, H2 हो या NH3 CH4, ये सब इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा बिहेव करते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र के हम अगर बात कर लें, निकालना अर्थात वैद्युत क्षेत्र का अर्थ होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वह 3 स्थितियों में होती है, अच्छी, निरक्षी और व्यापक। अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति, इनडाउन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और जनरल ऑन पोजीशन की बात करें, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आपका होगा अच्छी स्थिति। अच्छी का अर्थ होता है उसके अक्ष पे, अक्ष का अर्थ होता है, ध्यान रखिए, अरे इलेक्ट्रिक डायपोल ने लिया -Q और +Q आवेश से, तो इसके अक्ष का अर्थ है इसी के अक्ष पे ही, इसी पर ही कोई पॉइंट कहीं नहीं लिखिए तो अच्छी के नाम से जाना जाएगा। और इसके ठीक लंबवत ले लेंगे तो वह निरक्षी, कहीं पॉइंट ले लीजिए निरक्षी होगा, और व्यापक लेना हो तो किसी एंगल से ले लीजिए। तीनों पॉइंट आपको दिखाई देगा, अच्छी, निरक्षी और व्यापक।
अच्छी पे अगर बात कर ले, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे अच्छी स्थिति है -q और +q आवेश थी, तो इसके अक्ष पे इसके सेंटर पॉइंट से r दूरी पर एक पॉइंट P लिया गया, जिसमें -q आवेश से माइनस दिशा में E1 और +q आवेश से प्लस दिशा में E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। तो प्रणाली की तीव्रता यदि E है तो E बराबर हो जाएगा E2 + E1। यहाँ पे जो वैल्यू होगी E बराबर हो जाएगा E2 + E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, चूंकि अब ध्यान रखिएगा E2 हमने लिया है +q आवेश से, तो दूरी आपकी होगी r - l, तो q अपान q की जगह आपको वैल्यू आ जाएगी q अपान r - l का होल स्क्वायर, चूंकि किसी बिंदु पर हमने पहले निकाल लिया फॉर्मूला, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -q अपान r + l का होल स्क्वायर। -q आवेश से चूंकि दूरी इसकी r + l है तो r + l हमने लिया है, और प्लस से r - l है तो r - l, इसमें कॉमन ले लीजिए आप, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 1/r - l का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होगी r + l का होल स्क्वायर। इसके बाद q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, r - l का होल स्क्वायर r + l का होल स्क्वायर, क्लास मल्टीप्लाई इसका 1 से कर लीजिए गुणा, इसका इससे r + l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ध्यान रखिए छात्र, a² - b² अर्थात एक कोर्स में a + b, दूसरे में a - a r + l प्लस b, ये वैल्यू r - l, दूसरे कोर्स में a - b और प्लस l, a माइनस के कारण अंदर की चिन्ह होगी माइनस, वो आपकी प्लस हो जाएगी -r + l बटे आपकी वैल्यू है यहाँ पे, अगर स्क्वायर देखें तो होल स्क्वायर बनाएगा यह, और a - b a + b a² - b²। सिमिलरली इसमें ध्यान दीजिए माइनस और प्लस के कारण ये कैंसिल, -r और प्लस r की वजह से वो भी कैंसिल हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए इसमें तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिए r + r 2r गुणे l + l 2l बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंस एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट है P बराबर 2ql, यहाँ से आप बना सकते हैं 2ql को P अगर कहें तो बचेगा क्या आपकी वैल्यू 2P बचा, q2l मिलकर बन जाएगा 2ql, 2r आपका वैल्यू बचेगी 2r बटे, अब देखिए 2ql को हम P लिखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² - l² का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में अगर देखा जाए, ध्यान दीजिए यदि ऐसा कंडीशन बने तब r > l, अर्थात r l की अपेक्षा बहुत बड़ा हो जाए, इतना कि उसकी अपेक्षा l 0 हो, तब वैल्यू आपकी निकलेगी e की वैल्यू 2rp बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² - 0 का होल स्क्वायर, ये 2p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए 2p इंटू r बटे स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है अपॉन 4, एक कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से वैल्यू आपकी निकलेगी 1/4 का एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाई और q। ये तो क्वेश्चन रहा अच्छी से। इसी तरह से सिमिलरिटी आप ये वैल्यू हमने निकाल रखा, अभी इसके आगे आपका है यहाँ पे r और r कैंसिल करेंगे जैसा दिखाया जा रहा है, तो ये आ जाएगा 2p/r3, ये वैल्यू आगे। अब अगर हम निरक्षी स्थिति की बात करें, इसी तरह सिमिलरिटी निरक्षी का अर्थ होता है जो उसके अक्ष पे ना परपेंडिकुलर पॉइंट पे रहे, तो यहाँ पे अगर l और l 2l होता है प्लस q r से इसकी
यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली E2 और माइनस दिशा में E1 और E2 के अगर घटक निकाल करके, चूंकि हम रिजल्ट हमारा होगा U प्लस Q माइनस Q से प्लस Q वैद्युत ध्रुव आवेश का मान। तो चूंकि यहाँ पे परिणामी तीव्रता E है जिसमें इसके दो घटक होंगे E1 और E2 के, तो इनके दोनों को अगर लंब गिरा करके घटक निकाल लें तो इसका घटक होगा E1 cos थीटा और इसका E2 cos थीटा। तो इनका जो परिणामी आ जाएगा वह E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा होगा। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर E1 आपका इसके द्वारा हो जाएगा माइनस से और प्लस से इसके द्वारा हो जाएगा, तो ये cos थीटा अगर कॉमन ले ले आप तो E1 प्लस E2। E1 का मान किसी पॉइंट पे हमको याद है 1/4π0 into Q अपॉन R स्क्वायर। चूंकि R एक दूरी माइनस Q से है तो माइनस Q से इसकी दूरी हम निकालें। चूंकि यह दूरी यहाँ से R माना गया या L है, तो पाइथागोरस से ये कर्ण की वैल्यू होगी कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, भेद ये कर्ण लग जाएगी तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली ये भी होगी कर्ण में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये वैल्यू रख देंगे। यहाँ भी वही सेम वैल्यू है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होती है। या कोई छात्र ये क्वेश्चन कर सकता है कि हमने माइनस और यहाँ प्लस, माइनस क्यों नहीं लिया? चूंकि इसमें हमने माइनस लिया था, इसमें प्लस ही प्लस को लिया गया, क्योंकि दिशा आप एक बार लेंगे, चाहे माइनस के रूप में लें चाहे प्लस के कोण के रूप में, तो हमने कोण के रूप में इसकी दिशा ले लिया है, इसलिए वहाँ दोनों जगह प्लस क्यू रहेगा। अभी वैल्यू इसमें जब कॉमन ले लिया जाए, या देखिए सेम वैल्यू ये और ये है, तो एक और एक मिलकर दो हो जाएगा, दो और ये वैल्यू है आगे। अब यहाँ पे 2QL को P डिफाइन कर दीजिए, ये वैल्यू आगे हो जाएगी यहाँ पे P। फिर वही कंडीशन लागू कर सकते हैं, R ग्रेटर देन L अर्थात L बराबर 0 जब करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी 1/4π0 K into P अपॉन R। अब आपकी व्यापक स्थिति होती है, ये ऐसी स्थिति है जिसके द्वारा अच्छी निरक्षी किसी कोण पे आप निकाल सकते हैं, चाहे वो 30 अंश पे हो, चाहे 40 अंश पे हो, चाहे किसी व्यापक का मतलब इससे अगर थीटा कोण पर R दूरी पर एक पॉइंट P ले, जहां पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दोनों से माइनस और प्लस से E1 और E2 है। चूंकि ये मूवमेंट करेगा, घुमाव आएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा, तो इसी आघूर्ण का ही हम घटक निकाल लेंगे और लंब गिराकर यहाँ से, तो ये लंब में आ जाएगा P sin थीटा और ये हो जाएगा P cos थीटा। तो P cos थीटा की वैल्यू जो आएगी वो अक्ष पे हो जाएगी और ये हो जाएगी निरक्षी, एक अक्षी हो जाएगा और एक निरक्षी। तो अच्छी वाली में ध्यान दीजिए, यहाँ पे वैल्यू होती है 1/4π0 into K P 2P/r3, इसमें P/r3, तो P की जगह यहाँ हो जाएगा 2P cos थीटा r3, यहाँ P की जगह होगा P sin थीटा। चूंकि ध्यान दीजिए ये आपकी निरक्षी पोजीशन पे है और ये अक्ष पे, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की बात कर रहे थे, तो अक्ष पे हो जाएगा 2P/r3 और निरक्षी पे P/r3 हो जाएगा। इसको अगर हल कर लें, कॉमन ले लें, तो ये बच जाएगा 2 cos थीटा और इसमें हो जाएगा sin थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हमने निकाल लिया, तो स्क्वायर में से कड़ी हट जाएगी, तो ये P/r3 कड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक रूप में चाहे किसी रूप में बदल सकते हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर 1, तो sin स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1, अब ध्यान दीजिए 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक है, आप कैंसिल करेंगे, कम करेंगे तो 3 cos स्क्वायर। तो इस तरह से आप व्यापक रूप का आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण होगा। अब इसके द्वारा इसी से हम दिखा सकते हैं आगे अच्छी, निरक्षी और किसी भी एंगल पर, जैसे विशेष हमने किया है, अगर मान लीजिए तो अच्छी में लेना है तो थीटा इसको 0 पे ले लीजिए, cos 0 का मान होता है आपका 1, 3 4 4 का स्क्वायर 2, तो यहाँ 2P/r3 आएगी। निरक्षी में आएंगे तो 90 अंश पे होता है, परपेंडिकुलर पे कोई पॉइंट लेते हैं, तो ऐसे स्थिति में cos 90 अंश का मान आप जानते हैं 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी P/r3 के रूप में। अब इसी तरह से विद्युत आवेश का अगर निकालें तो ये होता है आपका मान, समबाहु रूप से कोणों पे लेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी, वर्ग के कोणों पे लेंगे तो ये 0 होती है, एक समान रूप से आवेशित वलय पे ले लेंगे
P की वैल्यू 0 हो जाती है। इस प्रकार से आपका वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो 3 पोजीशन में था, अच्छी स्थिति, निरक्षी और व्यापक स्थिति। आगे हम लोग अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सभी छात्र इसका नोट्स बना करके तैयारी करें। कोई समस्या आती है तो वो क्वेश्चन को हमसे पुटअप कर सकते हैं। इसके बाद धन्यवाद।